हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों ये आपका सेकंड सेशन है फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट सेशन में वी कवर्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विच इज़ वेरी इजी एक्चुअली, मतलब जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्शंस वाला कि एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए कि इन केस वी टॉक अबाउट एनी प्रॉपर्टी यू मस्ट बी अवेयर कि कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स नहीं, कौन से नॉन मेटल्स नहीं फॉलो करते जो कि ट्रेडिशनली उनको करना चाहिए। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एंड इन केस आप लोग मुझे नहीं जानते हैं बच्चों, तो मैं आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ एट एम्बाइब। आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन और मेरे को अब 3 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यही सारी चीज़ें आती है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एट्सेट्रा। तो वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। तो एक जनरल चीज़ है, पॉलीमर जो आपके ना बेटा, पॉलीमर्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, जो भी लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो सारी नॉन मेटल से ही ज़्यादातर बनती हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सारे एलिमेंट्स से मिलकर, और ये सारे एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हमारे पास देखो, अब जैसे मेटल्स के केस में क्या था, देयर वॉज ओनली वन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन था? मर्क्यूरी, विच एग्जिस्टेड इन अ लिक्विड स्टेट। बाकी सारे मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब गैशियस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ स्टेट विद दीज काइंड ऑफ इन नॉन मेटल्स बेसिकली। जैसे हाइड्रोजन आपका गैशियस है ना, आपका सल्फर अगर आप लेंगे तो वो सॉलिड होगा, अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो वो लिक्विड होगा। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा था कि मेटल्स को आप शीट्स में और वायर्स में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, इजंट इट। तो बच्चों इन केस वी टेक अ नॉन मेटल, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, और हम इसको अगर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो उसकी शीट नहीं बनी, इट ब्रोक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पाउडर में कन्वर्ट हो सकता है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, बट शीट नहीं मिलेगी आपको। सिमिलरली इन केस यू गो फॉर टू ऑब्टेन देम इन वायर फॉर्म, तो वायर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज मेटल्स के केस में आपने देखा कि देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर पॉजिटिव आइंस जिनको हम कर्नल्स के नाम से जानते हैं बाय द वे। तो वो क्योंकि एडजस्टमेंट उनकी हो सकती है इवन आफ्टर हिटिंग द सरफेस विद अ स्ट्रॉन्ग सरफेस, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एक मेटल आयन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एटम्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है। इस वजह से ये चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। ना तो आप शीट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और ना ही आप वायर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे बेटा। सो दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल। वैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अभी थोड़ी ही देर में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, अभी आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है। सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और क्या चीज़ें आएंगी? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस था मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट येस देयर आर एक्सेप्शन जो कि हम बात करेंगे। नॉन सोनरस, दैट मीन्स कि अगर आप जैसे मेटल्स में आपको रिंगिंग साउंड मिलती है, वो आपको नॉन मेटल से नहीं मिलेगी। नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते। देन थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और ना ही बेटा हीट कंडक्ट करेंगे। ऑल्सो दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देख के आपको ये काफ़ी क्लियर हो रहा होगा कि ये बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट है। इसलिए वी वर एबल टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी हैव 7 मेटलॉइड्स इन आवर पीरियोडिक टेबल, जिसकी भी बात हम करेंगे। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो आपके सामने देयर इज अ क्वेश्चन कि आपको बताना है सिलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट। तो अगर कन्वर्ट नहीं हो सकता मतलब नॉन मेटल है। अब एल्यूमिनियम आपका एक मेटल काउंट होता है बच्चा, है ना, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, बट कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो कार्बन हम सिलेक्ट करेंगे कि कार्बन आपका शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आउट ऑफ द 2, एंड विच इज द करेक्ट चॉइस एज वेल। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन। अभी बेसिक हमने इंट्रोडक्शन लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स के साथ connect the bubbles to match the property of non-metals which does not allow them to convert into thin wire। thin wire में convert नहीं हो पा रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये बच्चा? देखो, नॉन डक्टाइल, मैलिएबिलिटी होती है जिससे कि आप शीट में कन्वर्ट होने वाली बात करते हैं। तो नॉन मैलिएबल का मतलब है कि आप नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट अगर वायर में नहीं कर पा रहे तो उसको हम नॉन डक्टाइल कहेंगे। सो वी विल बी मैचिंग नॉन मेटल्स विद नॉन डक्टाइल एंड हेंस वी हैव द करेक्ट आंसर एज वेल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है बच्चों। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया,
अब हम प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेटल्स का काफ़ी हाई होता है ना। सिर्फ कुछ केसेस थे जैसे कि आपका सीजियम था, गैलियम था और मर्क्यूरी था, इनके लो थे, बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, सो देखिए, डू नॉन मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट? यस, फॉर श्योर नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, मेटल से तो बहुत ही ज़्यादा कम। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक। अब हम ये जानते हैं कि आपका जैसे सल्फर है, सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपका ब्रोमीन है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और आप गैस ऑक्सीजन भी ले सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। नाउ नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है। नॉन मेटल्स अगर अकेले आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड किया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड किया, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्योंकि दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, है ना। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे आपको, ये देखिए, बिकॉज यू कैन सी आयंस का सेपरेशन है ही नहीं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी 10th में आपके सिलेबस में नहीं है। बट कोवलेंट चीज़ों के केस में मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों में जो आपस में इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है। यू नो मेल्टिंग क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग आपको जानना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ मेल्टिंग आप कंपाउंड के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ते, है ना, आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देते हैं जिससे कि उनमें स्पेस आ जाता है और मेल्ट हो जाता है सब्सटेंस, है ना। तोड़ नहीं रहे आप, उसके कंपाउंड के बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे। यस, इजंट इट? अगर आप बॉन्ड ही तोड़ देंगे तो वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा। अगर वाटर के आप बॉन्ड को, अंदर के बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, वो नहीं कर रहे हैं हम। जब आइस मेल्ट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ता है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं हम कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ये वीक है, जिसकी वजह से वी से कि नॉन मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब सल्फर जो है सॉलिड स्टेट में है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन लिक्विड में है और ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बेटा इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, ड्यू टू विच वी से कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा। ऑलराइट, नाउ अब एक मेजर एक्सेप्शन है इस केस में, दैट इज डायमंड। डायमंड हैज़ एन एक्सेप्शन। कैसे? इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 3600 डिग्री सेल्सियस है, इससे भी ज़्यादा, मतलब इतना हाई है विच इज़ लाइक क्लोज टू मैनी मेटल्स, मेटल्स से भी ज़्यादा है कईयों से, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड क्यों है? ये चैप्टर 4 में, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वी स्टडी दिस पोर्शन अलग से ही पूरा। डायमंड के केस में कार्बन इस तरीके से बॉन्डेड होता है, हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है एंड इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड्स बनाने जाएगा तो ये एक बार में 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना। यहाँ पे यही होता है कि एवरी कार्बन आइटम, विच एवर कार्बन आइटम यू चूज, आप देख सकते हैं हर कार्बन आइटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं एंड दिस एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। ऐसा नहीं कि इतना ही स्ट्रक्चर है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं बहुत छोटे से क्रिस्टल में भी, है ना। तो क्योंकि इतनी सारी इंटेंसिव बॉन्डिंग है इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है बच्चों, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक नेटवर्क स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड दिस विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन चैप्टर 4। डायमंड का एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक स्पेशल पोर्शन है, बट येस आपको ये याद रखना है कि डायमंड एक तो सिर्फ कार्बन से बना है विच इज़ अ नॉन मेटल, और कार्बन से बनने के बावजूद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल्स को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो डायमंड एक एक्सेप्शन है। जब हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि डायमंड का ज़्यादा होता है एक्सेप्शनली, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है नॉन मेटल से। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, आपको ये बताना है, सिलेक्ट द नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होता है बच्चों एट रूम टेम्परेचर, वाइल ब्रोमीन इज अ हैलोजन जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ऑलराइट, तो हमारा करेक्ट आंसर था ब्रोमीन। ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इजी, वेरी नाइस।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस प्रॉपर्टी वॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। अब हमें नेक्स्ट चीज़ की बात करनी है हार्डनेस की, है ना। उसमें भी डायमंड एक एक्सेप्शन ही है बच्चों। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल जिसको हम ज्वेलरीज में इस्तेमाल करते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, अभी हम पहले बाकी नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, देन विल कम टू डायमंड एज वेल। अब नॉन मेटल्स, मान लो मैं आपको सल्फर दे दूँ या मैं आपको ऑक्सीजन गैस दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इससे ब्रिज बनाओ जिससे ट्रेन जाएगी, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। इनका वो ना इनके अंदर हार्डनेस है, ना तो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में। इवन सॉलिड ले लो, चलो सल्फर दे दिया मैंने, सल्फर पाउडर है, इवन देन यू कैन नॉट गो फॉर अ स्टर्डी कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ अ नॉन मेटल, इजंट इट, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। आप ऐसा कंस्ट्रक्शन एक नॉन मेटल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि जैसे अगर आयरन नेल्स और सल्फर की बॉल को दोनों को नीचे इकट्ठे ड्रॉप कर दिया जाए तो किस पे क्या असर होगा, हमें सिंपली ये बताना है कि व्हेन बोथ ऑफ दीज फॉल, तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि सल्फर इज सॉफ्ट, है ना। सल्फर सॉफ्ट है, देखो वो ब्रिटल नेचर का था, वो टूट गया छोटे छोटे पीसेस में, है ना। वाइल आयरन नेल्स जो है वो इंटैक्ट हैं। आयरन नेल्स पे कोई चेंज नहीं आया हो, आपने कितनी भी हाइट से गिराया हो, आयरन नेल्स ब्रेक नहीं होंगी, है ना। सो सल्फर ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस वाइल आयरन नेल्स रिमेन इंटैक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल था वाइल आयरन इज अ मेटल। और आयरन के अंदर आपने लास्ट सेशन में ये देखा था कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल आयंस एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उनको अलग करना इतना आसान नहीं है। उन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस का ही ये वही कारण है कि ये आयरन नेल टूटा नहीं गिरने पर। वाइल सल्फर, क्योंकि सल्फर में ऐसी कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, सल्फर के अंदर एटम्स हैं बस। सल्फर का मॉलिक्यूल बच्चों ऐसे बनता है, सल्फर एग्जिस्ट एज दिस मॉलिक्यूल की 8 एटम्स इकट्ठे होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर एंड दे फॉर्म अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि हर एक कॉर्नर पे यू कैन राइट अ सल्फर, 1 2 3 4 5 6। ओके, वन मोर वी हैव टू ऐड, देयर इज वन अनदर पोर्शन इन दिस डायग्राम। बेसिकली इट्स अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि ऐसे 8 सल्फर एटम्स इकट्ठे जॉइंड होते हैं इन वन सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इसमें कहीं कोई ऐसा चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन ही अगर नहीं है तो ऐसे कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, इन बॉन्ड्स को आराम से तोड़ा जा सकता है बिकॉज ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। वाइल इन द केस ऑफ मेटल्स बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, है ना। तो ये हम समझ गए कि हार्डनेस का रीज़न क्या है। अब यहाँ पे फिर से हम कहेंगे कि डायमंड एक एक्सेप्शन है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेचर में इससे हार्ड चीज़ कोई नहीं मिलती। वो सेम रीज़न है कि डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और हर एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं है। तो डायमंड बहुत एनर्जी चाहिए उन बॉन्ड्स को, सारे बॉन्ड्स को इकट्ठे तोड़ने के लिए, बिकॉज इन केस यू आर कटिंग अ क्रिस्टल ऑफ डायमंड, आप लाखों करोड़ों बॉन्ड्स को इकट्ठे तोड़ना चाहते हो, विच इज़ नॉट ईजी। इसीलिए डायमंड बहुत हार्ड सब्सटेंस है। Okay, coming to the next property that is conductivity, electrical conductivity. आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स बनाया जाता है ना। ड्राई सेल में ग्रेफाइट का यूज़ है एंड दिस इज़ हाउ ग्रेफाइट लुक्स। तो ग्रेफाइट शाइनी भी है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, वही अब हमें देखना है। बेसिकली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ना तो ये हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। ग्रेफाइट को हम पेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वी यूज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ग्रेफाइट, व्हाट इज ग्रेफाइट, लेट मी राइट इट डाउन। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ओनली। जैसे डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है। और उसमें कैसे सारे एटम्स अरेंज होते हैं ज़रा उसकी बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, उसमें ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जिसमें एवरी कार्बन एटम हैज़ फॉर्म्ड ओनली 3 बॉन्ड्स। ओके, ऐसे आगे और रिंग्स बनती जाएंगी, देयर इज़ नो लिमिट। बेसिकली इनफाइनाइटली एक्सटेंड होने वाली शीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत लंबा स्ट्रक्चर बनता है जो कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। एंड अल्टीमेटली कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, हर एक कार्बन ने। एंड वी वेरी वेल नो कि अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है
तो इसको 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे वैसे। तो इसकी वजह से ग्रेफाइट में क्योंकि कार्बन ने 3 ही बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एवरी कार्बन आइटम हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर एक कार्बन ने बेसिकली 3 ही बॉन्ड्स बना रखे हैं। अब 3 बॉन्ड्स हैं तो मतलब क्या हुआ कि एवरी कार्बन आइटम इज बाउंड टू हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल राइट, सो ड्यू टू दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जनरली, ये देखिएगा, जनरली नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली नॉन कंडक्टिव। ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना ही हीट कंडक्ट करेंगे। देखो मेटल्स के केस में हीट कंडक्शन का क्या रीज़न था, जब आप हीट सप्लाई कर रहे थे तो उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, है ना, और मेटल आयंस की भी। तो मेटल आयंस तो एक जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, बट इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था और हीट ट्रांसफर हो रही थी। बट यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में देयर इज नो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो हीट कैरी कौन करेगा, दैट इज वाई हीट ऐसे ट्रांसफर नहीं होती कि एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, ग्रेफाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, जो कि हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, और ब्लैक फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ही एलोट्रॉप है। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ कार्बन है और यहाँ ये फॉस्फोरस है, इसके जस्ट नीचे। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड फॉस्फोरस का इज 15, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 24285। ब्लैक फॉस्फोरस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट येस ग्रेफाइट, डायमंड, फ्यूलरीन्स, ये सब आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। ऑल राइट, तो ये बच्चा आपके 2 ही एक्सेप्शंस हुए इस केस में, बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लिक ऑन द डिफरेंट बटन्स टू गिवन ऑन द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज डायग्राम बेसिकली, जिसमें आप समझेंगे कि अगर आप 2 नॉन मेटल्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, यू विल सी कि डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में कंप्लीशन के लिए सल्फर रखा है। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, सो दैट मीन्स ये बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए, दिस बल्ब मस्ट नॉट ग्लो। देखो सिर्फ यहीं तक करंट ट्रैवल हुआ, आगे सर्किट में करंट गया ही नहीं, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। सो दैट इज वाई ये देखो यहाँ तक बस करंट आया, करंट आगे गया ही नहीं, है ना, देयर इज नो करंट जो आगे जा रहा हो। तो सल्फर तो नहीं, सल्फर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम ग्रेफाइट को चेक करेंगे, देखिए ग्रेफाइट से कनेक्ट किया तो करंट आगे तक ट्रैवल हुआ एंड बल्ब ग्लो कर गया, है ना। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी हम क्या समझे कि नॉन मेटल जनरली जो हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, बट ग्रेफाइट और ब्लैक फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी दैट जिसकी वजह से साउंड जनरेट होते हैं मेटल्स के साथ, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स को नहीं यूज़ कर सकते हम। मेटल्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं बच्चा, है ना, वायलिन में वायर्स हैं, गिटार में वायर्स हैं, ये मेटल्स की बनती हैं, बट ये आप नॉन मेटल का नहीं बना सकते, बिकॉज पहली बात तो आप वायर ही ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, तो कहाँ से किसी इंस्ट्रूमेंट में वायर्स इनकलकेट करेंगे आप, है ना। नॉन मेटल्स की वायर्स ही नहीं बनेंगी, ना शीट्स बनेंगी। नाउ कमिंग टू सोनरिटी, कि चलो शीट्स और वायर्स नहीं बन रही, बट क्या आवाज़ आती है इनके अंदर से। मेटल्स का हम जानते हैं कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना, बिकॉज दे आर सोनरस इन नेचर। हाउ डू नॉन मेटल साउंड लाइक। मेटल्स का तो हम जानते हैं कि अगर आप बेल स्ट्राइक करोगे तो आपको आवाज़ आएगी बहुत ज़ोर से, बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए अब नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज ऑल द 3 स्टेट्स, है ना। ऑल दी आर दीज नॉन मेटल सोनरस। आपको लगता है कि आप जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिक्विड में इनकेस आप कुछ इंस्ट्रूमेंट से उसको हिट करेंगे तो क्या उसमें आवाज़ आएगी? नो, देयर विल बी नो वॉइस। ऑक्सीजन गैस है, गैस में आप कितना भी हाथ को हिला सकते हैं हवा में, कोई आवाज़ नहीं आएगी। आप स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार ऑक्सीजन को, बट देयर इज़ नो नॉइस, इजंट इट। अब वही सेम चीज़ नॉन मेटल्स बेसिकली सोनरस नहीं है, देयर इज़ नो साउंड प्रोडक्शन इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। अब कॉपर मान लो कोल और कॉपर को आप ड्रॉप कर रहे हो नीचे, ठीक है। देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट, आपने पहले एक लंप ऑफ कोल लिया, कोल का एक पीस ले लिया, कोयला जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको जब हम ग्राउंड पे गिरवाएंगे तो थर्ड साउंड आएगी, देयर विल बी नो रिंगिंग साउंड, और ये पीसेस में टूट जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं कॉपर प्लेट को नीचे गिरा दूं
तो आप देख पा रहे हो कि जब गिरती है ऐसी प्लेट्स, किचन में भी आपके साथ भी हुआ होगा कि आवाज़ आती है बहुत तेज़, है ना। तो कॉपर प्लेट एक तो टूटती नहीं है और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये डिफरेंस है बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स में, कि आपका जो मेटल है वो रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और डक्टाइल है, मैलिएबल है, सोनरस है, सब कुछ है। नाउ coal produced a thud like sound while basically copper produced a ringing sound. Non-metals are non-sonorous whereas metals are sonorous in nature. Isn't it? Easy to understand. I hope किसी को कोई doubt नहीं है. Yes, we covered this already. अगर बच्चा कोई भी डाउट आपको फील होता है, कोई एक्सेप्शन है जो मिस हो गया, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल आंसर यू देयर. ऑलराइट, वैसे तो मिस कुछ हुआ नहीं होगा बट फिर भी डाउट्स हो सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मैलिएबिलिटी. अब मैलिएबिलिटी हम लोग जानते हैं बच्चा, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नॉन मेटल्स के साथ है ही नहीं. देयर इज नो सच केस. इनको आप मैलिएबल या डक्टाइल कह ही नहीं सकते. इजंट इट? ऑलराइट, सो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है बच्चा जिससे आप किसी भी चीज़ को वायर्स शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उनकी हम शीट्स ऑब्टेन करते हैं, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स मैलिएबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी. आप कोई शीट्स में कन्वर्जन नहीं कर सकते हो. यस, जैसे अब ये मेटल है, मेटल की शीट बनाना क्यों आसान है वो भी हम देख चुके हैं, बट नॉन मेटल्स में क्योंकि ऐसा कुछ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का सीन नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी. व्हेन यू अप्लाई फोर्स तो ये एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, एकदम से बॉन्ड्स ही टूट जाएंगे. इजंट इट? मतलब आपस में जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स अलग नहीं होंगे, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे सल्फर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल S8, दूसरा मॉलिक्यूल S8. इजंट इट? अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज वीक, जिसको तोड़ना आसान है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स तुरंत अलग अलग हो जाते हैं. दैट इज वाई इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चा. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एज इजी एज दैट. ऑलराइट, मेटल्स को कर सकते हो आप. अब जैसे हम ये देखते हैं, जैसे मैं हैमर से इसको स्ट्राइक करूं तो शीट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, है ना. इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस और पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. वहीं सेम अगर मैं कोल का भी देखूं, कोल या ग्रेफाइट, कोई भी चीज़ है, इवन किसी भी चीज़ को आप लेंगे तो वो इस तरीके से टूट जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. कनेक्ट द बबल्स टू मैच द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी मैच करनी है. देखो, ग्रेफाइट नॉन मैलिएबल ही है. ग्रेफाइट एक्सेप्शन एक जगह है बस. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज शाइनी. दो जगह चल सकता है एक्सेप्शन ग्रेफाइट का, लेकिन वैसे ग्रेफाइट ना शीट में कन्वर्ट होगा ना वायर में, तो ग्रेफाइट को हम नॉन मैलिएबल ही कहेंगे. ऑलराइट, वेरी इजी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स दैट इज डक्टिलिटी. अब जैसे आयरन का फेंस बना सकते हैं आप, एल्यूमिनियम के बर्तन बना सकते हैं आप, और कॉपर की वायर्स बनती हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए, बट क्या आप ये नॉन मेटल्स के साथ कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट. डक्टिलिटी नॉन मेटल्स की कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, ना मैलिएबिलिटी ना डक्टिलिटी, वो सिर्फ मेटल्स के साथ ही है. नाउ विच एलिमेंट इज यूज टू मेक फेंसिंग वायर्स? ये आपका या तो आयरन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आयरन ही होता है ना. इस पर आपको रस्ट भी मिल जाएगी आधे टाइम. फेंसेज मोस्टली आयरन की ही बनाई जाती हैं. मूविंग ऑन, नाउ लेट अस सी. अब ये मेटल की वायर्स देखो ऐसे बन जाती हैं आराम से. आप मेटल को बहुत इजीली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स. देखिए, अब डक्टिलिटी की अगर डेफिनेशन आती है एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स that measures their ability to be stretched into a long wire, a thin wire. All right, वायर में कन्वर्ट करने वाली. ठीक है जी, अब आगे चलते हैं. मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं. तो सेम चीज़ अब फिर से एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि अगर सल्फर को हम चाह रहे हैं कि वायर्स में कन्वर्ट हो, तो ये देखो, व्हेनेवर यू विल अप्रोच द नॉन मेटल, ये ऐसे पाउडर में या छोटे पीसेस में टूट जाएगा. दे आर ब्रिटल. ये ना तो मैलिएबल है ना डक्टाइल है, इनको ब्रिटल कहा जाता है बच्चों. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. कनेक्ट द गिवन बबल्स टू मैच द मटेरियल्स विद देयर नेचर. नेचर से कनेक्ट करना है. देखो, नॉन डक्टाइल होंगे नॉन मेटल्स, है ना, डक्टाइल होंगे मेटल्स. तो बिल्कुल सही. लेट्स मैच दिस. तो हमें ये क्लियर हो गया आज से, अभी से, कि मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं. अनदर क्वेश्चन, हमें ये देखना है कि कनेक्ट द बबल्स टू मैच द मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक फेंसिंग वायर. देखो, फेंसिंग वायर है. फेंसिंग वायर आप आयरन की बना सकते हो, है ना. अब फॉस्फोरस की फेंसिंग वायर नहीं बन सकती. एल्यूमिनियम की फेंसिंग वायर बन सकती है बिकॉज एक मेटल है ये, विच इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, है ना.
फेंस इसकी बन सकती है। सल्फर की भी फेंस नहीं बना सकते आप, कॉपर की भी फेंस बना सकते हो, है ना। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो कि मेटल्स हैं, इनकी आप फेंसिंग वायर बना सकते हो, बट उसकी फॉस्फोरस और सल्फर की नहीं बन पाएगी बिकॉज वो वायर्स में ही कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। ऑल राइट, सो अभी तक हमने क्या देखा कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी उनसे जस्ट ऑपोजिट आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। हम इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने प्लेलिस्ट ज़रूर आप रोज़ चेक करेंगे, रोज़ एक वीडियो ऐड होगी और आपको रोज़ वो वीडियोस देखनी है ताकि एक फ्लो में जल्दी जल्दी सिलेबस कवर होता रहे। ऑल्सो इनकेस अगर आपने अब तक प्रोडक्ट नहीं एक्सप्लोर किया है, ऐप नहीं एक्सप्लोर करी, तो ऐप डाउनलोड कीजिए एमबाइब ऐप। उसमें आपको 4 कॉलम्स दिखाई देंगे, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड अचीव। अब लर्न में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनर वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और जैसे आप बहुत सारी बुक्स से कंसल्ट करते होगे, जैसे आपने अगर एनसीईआरटी कवर कर ली, आपने अपनी सप्लीमेंट्री बुक कवर कर ली, बट उसके बाद जो आप बाकी बुक्स पढ़ते हैं उनमें कई सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास हमारी बिग बुक्स में अवेलेबल हैं। बिग बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम ऑल दी पब्लिकेशंस। वो जब आप खोलेंगे आपको सारे वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व्ड मिलेंगे। और आप जब प्रैक्टिस पे जाते हैं तो मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपको लगता है कि अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। वो आपको थोड़ा इनपुट देगा कि आप यहाँ पे वीक हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। देन यू गो टू टेस्ट। टेस्ट आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कितने टाइम का टेस्ट चाहिए, कितने क्वेश्चंस चाहिए, उसमें क्या लेवल चाहिए आपको क्वेश्चंस का, मीडियम, डिफिकल्टी या जैसे भी जो भी आपको चाहिए आप वैसे सिलेक्ट करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको टेस्ट का पूरा फीडबैक मिलेगा। ऑल्सो इन केस यू गो टू अचीव, देन अब मान लीजिए आपका ग्रेड अभी करेंटली B+ है एंड योर एम इज़ टू रीच A+ इन 3 months, तो हमारी ऐप आपको पूरा गाइड करेगी कि आपको इस तरीके से ये सारे सेशंस देखने हैं, रिलेटेड वीडियो सारा कुछ सजेस्ट किया जाएगा एंड ये भी बताया जाएगा कि जो गोल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है या नहीं है। सो मेक श्योर आप ऐप ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। दिस इज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एमबाइब, एंड टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.